हेलो जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि इस चैनल पर आपको साइंस के पीवाईक्यू सीरीज प्रोवाइड किए जाएंगे 7 जून से। तो आज हम आपके लिए साइंस के इस पीवाईक्यू सीरीज के डे 1 में लेकर चलते हैं। इसमें आपका बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और बीपीएसएससी आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। इसके साथ साथ रेलवे के भी कुछ पीवाईक्यू प्रश्नों का कलेक्शन आने वाले समय में मैं आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, तो देखिए साइंस क्या है कि किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो वो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रखते हैं, और पीवाईक्यू जो है वो तो खासकर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस सेशन को आप छोड़िएगा नहीं, कोशिश करेंगे कि ये 50 दिन में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दे सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक क्या होगा कि वो गाड़ी की ओर गिर सकता है। क्यों गिरेगा? क्योंकि जब तेज गति से गाड़ी चलती है तो आसपास जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आती है या कहीं से भी किसी भी स्थान से रेलगाड़ी गुजरती है तो उसके आसपास जो आसपास का वो दाब है वो दाब बहुत ही कम हो जाता है, और दाब कम होने के कारण उसके आसपास के जो वायु का जो दाब क्षेत्र है वो तेजी से उस क्षेत्र की ओर गमन करने लगता है, जिस कारण से प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ लड़का गाड़ी की ओर गिर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वह गाड़ी की ओर गिर सकता है। और ये घटना जो है ना आपका बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। बर्नौली प्रमेय पर आधारित और भी 2-3 घटना है। क्या है कि आंधी आने पर जो छप्पड़ का उड़ जाना किस सिद्धांत पे है? बर्नौली, यही बर्नौली सिद्धांत पर है। ठीक है, उसके बाद आप जो सेंट स्प्रे यूज करते हैं वो किस पर आधारित है? इसी बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। बुनसेन बर्नर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी आपका बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थान पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं। क्यों नहीं प्राप्त हो पाते हैं? क्योंकि पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाती। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा पृथ्वी है, देखिएगा ध्यान से, ये जो हमारा पृथ्वी है इस पृथ्वी के तरफ किनारे किनारे क्या है, हमारा एंटीना लगा हुआ है जो इस तरह से घूमता है। तो इस तरह से घूमने के कारण इससे ये जो सिग्नल गया या इस एरिया में गया, इधर से सिग्नल यहाँ गया, यहाँ गया, कुछ इस तरह से चले गए, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है या यहाँ पे जो व्यक्ति है उसके पास ये सूचना नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का ये जो वक्राकार वक्रता के कारण यहाँ सिग्नल नहीं पहुंच पाती है। तो इसका आंसर क्या होगा 72 का? 72 का आंसर हो जाएगा पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन की। वर्षा की बूंदे जो है वो गोलाकार होने का कारण क्या है? तो वर्षा की बूंदे जो गोलाकार होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किस कारण से होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। ये पृष्ठ तनाव होता क्या है एक्चुअली? तो ये हमारा जो लिक्विड है, द्रव, द्रव के जो स्वतंत्र पृष्ठ है उसमें कम से कम क्षेत्रफल जो वो एरिया लेता है उसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। देखते हैं वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होती है ये किस कारण से? यही पृष्ठ तनाव के कारण से। ठीक है, पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आगे की क्वेश्चन। 74 मीन्स हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। जल की छोटी बूंदे द्वारा प्रकाश के किससे इंद्रधनुष बनता है? तो हमने आपको पिछला सेशन में भी बताया था कि इंद्रधनुष बनने के लिए क्या चाहिए? हमारा परावर्तन चाहिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन चाहिए, अपवर्तन चाहिए। इसके साथ ये वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। पिछले वीडियो में हमने इस चीज को जिक्र किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक परावर्तन भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए।
कितना होना चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब जो है उसकी न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब में क्या क्या पूछता है, कैसा बनता है? तो ये काल्पनिक बनता है, आभासी जिसको बोलते हैं। ठीक है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। जो वस्तु रखें, जैसा रखें वस्तु उसी के बराबर साइज का बनेगा। और इसमें एक और याद रखना है कि इसमें लैटरल इन्वर्शन बनता है। लैटरल इन्वर्शन मतलब पार्श्व विपरिवर्तन। मीन्स यदि आप बायां हाथ ऊपर उठाएं तो आपको वो मिरर में दायां हाथ दिखाई देगा। राइट हैंड से कंघी कर रहे हैं तो वो लेफ्ट हैंड से आपको कंघी करते हुए दिखाई देगा। यही है लैटरल इन्वर्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी किसकी अनुक्रमानुपाती होती है? तो जब स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरता है तो आप एक चीज समझ लीजिए, एस इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ जब हम ऊपर से कोई वस्तु छोड़े, मान लीजिए सतह यहाँ से ऊपर कोई वस्तु छोड़े तो यहाँ पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी u क्या होगा, जीरो। तो जी u जीरो होने के कारण ये ut हमारा पूरा जीरो हो जाएगा। तो जब ut जीरो हो जाएगा तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। और g तो आपको मालूम है क्या होता है, ग्रेविटी, स्मॉल g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, 1/2 जी टी स्क्वायर। तो जी हमारा क्या था, कांस्टेंट है, तो किसके स्क्वायर वर्ग के बराबर हो जाएगा, तो टी स्क्वायर का। तो इसका आंसर हो जाएगा गिरने के समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर कह रहा कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक आपको मालूम है कि ये वाट होता है। अब ये जूल दूसरा ऑप्शन जो है किसका होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, शक्ति का एक और मात्रक होता है अश्व शक्ति, पढ़े ना। शक्ति का एक और मात्रक क्या होता है, अश्व शक्ति, जिसको हॉर्स पावर कहते हैं। एक हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 वाट होता है। एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, 746 वाट होता है। अब एक ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या है, किलो जूल। एक ऑप्शन यहाँ पे क्या है, किलो जूल। ये भी आपका किलो जूल एक ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक है। एक ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन वाट प्रति सेकंड, यहाँ वाट प्रति सेकंड ना होकर वाट सेकंड होगा। वाट सेकंड क्या होता है, वाट सेकंड ये भी हमारा ऊर्जा का एसआई यूनिट है। किसका है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। वाट प्रति सेकंड अगर बोलेंगे तो ये हमारा शक्ति का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं शक्ति P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है, वर्क अपॉन टाइम। और वर्क का होता है जूल, टाइम का होता है सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड या फिर वाट प्रति सेकेंड, वाट प्रति सेकेंड किसका सही मात्रक होगा, शक्ति का। इसलिए इसका ऑप्शन ए गलत है, वहां पे वाट सेकेंड होगा। ठीक है, तो 79 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, वाट। चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन के पास। निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि ध्वनि तरंग के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो ध्वनि तरंग के द्वारा आपको मालूम होगा कि ध्रुवन जैसी जो घटना है ये ध्वनि तरंग में नहीं होती। ध्रुवन किस में होता है, ये सिर्फ आपका प्रकाश में होता है। तो प्रकाश और ध्वनि में यदि अंतर प्राप्त करना होगा तो इसी ध्रुवन से ही हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, प्रकाश में ध्रुवन की घटना होती है, याद रखिएगा, लेकिन ध्वनि में ध्रुवन की घटना नहीं होती। इसी से प्रकाश और ध्वनि के बीच में विभेद कर सकते हैं। बाकी अपवर्तन परावर्तन आपको पीछे वीडियो में हमने समझा चुका, आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। सुरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम द्वारा प्राप्त किया जाता है? सुरा से शुद्ध अल्कोहल किस विधि द्वारा प्राप्त करते हैं? तो ये आसवन विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, आसवन विधि क्या होता है कि जब मान लीजिए कोई भी दो द्रव है तो दो द्रव के बीच जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट, उसमें डिफरेंस बहुत अधिक हो तो उसके मिश्रण को अलग करने के लिए हम इस आसवन विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, शुद्ध सुरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है, आसवन विधि से। तो इसी आसवन विधि से हम जल और अल्कोहल को भी अलग करते हैं। जल और
अल्कोहल को भी C2H5OH इसको भी अलग करते हैं। एक और पूछता है एसीटोन और जल को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? तो ये भी आसवन विधि के द्वारा। ठीक है, प्रभाजी आसवन क्या होता है इसी का एक बता देते हैं कि जब दो द्रव के बीच क्वथनांक में बहुत कम अंतर रहता है तो ऐसे मिश्रण को अलग करने के लिए हम प्रभाजी आसवन का उपयोग करते हैं, जिसमें शुद्ध सॉरी पेट्रोल, मिट्टी, कोलतार, मिट्टी का जो तेल होता है इसको शुद्ध प्राप्त करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन आपको मालूम है, जब किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, भंजन आपको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, या समझ लीजिए वैसा प्रक्रिया भंजन कहते हैं जब हम उच्च ताप में मतलब टेम्परेचर हाई दे दें तो उसमें जो सबसे जटिल लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन है वो सबसे सरल श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन में टूट जाती है। मतलब C7H6 ये भी जटिल है, इसको यदि हम टेम्परेचर दे दें तो ये टूट जाएगा C2H6, C3H6 ऐसे छोटा छोटा में टूट जाएगा। यही विधि है आपका भंजन, यही विधि है आपका भंजन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 82 नंबर की तरफ। तो 81 का आंसर हो जाएगा आसवन। कुछ समय तक खुले में रख दिए गए दूध में खट्टापन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस कारण से? तो कुछ समय में जब हम दूध को खुले में छोड़ देते हैं तो खट्टापन ये आपका किस कारण आएगा? लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक एसिड के कारण। और इसी लैक्टिक एसिड के कारण हमारे मांसपेशियों में जो एकत्रित हो जाती है तो हमें थकावट का महसूस होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू खट्टे रसदार फल में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 83 नंबर। कांच के फ्लास्क से भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होगा? कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर आपका फ्लास्क में द्रव तल पहले कुछ गिरेगा फिर उसके बाद वो बढ़ेगा। ठीक है, तो 83 का आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ये साधारण नमक होता है। साधारण नमक का ही रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग NaCl कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला पूछता है CaCO3, याद रखिएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगला देखते हैं 85। प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होता है, तो प्रोड्यूसर गैस होता है CO+N2। ठीक है, CO+H2 क्या होता है? CO+H2 होता है आपका वाटर गैस। ये हमारा CO+H2 क्या होगा? वाटर गैस। CO+N2 क्या होगा? प्रोड्यूसर गैस। और CO प्लस CO2 सॉरी CO2 नहीं, CO और N2 हो गया प्रोड्यूसर गैस, CO+H2 हो गया वाटर गैस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। डोलोमाइट अयस्क किसका है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको सिर्फ एक दिया है, मैग्नीशियम। डोलोमाइट जो है हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, डोलोमाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का होता है। एक ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं आप, जिंक। जिंक में जिंक मतलब कैलामाइन पूछेगा किसका अयस्क है, तो कैलामाइन आपका हो जाएगा जिंक का अयस्क। आपसे पूछेगा गैलेना किसका अयस्क है, गैलेना, तो गैलेना लेड पीबी सीसा का है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका आयरन। आयरन के 2-3 अयस्क को याद रखिएगा, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लिमोराइट। ठीक है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट और सीडेराइट, ये चारों याद रखिएगा, आयरन का इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई? तो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है उसमें रासायनिक अभिक्रिया का अगर नए पदार्थ का निर्माण हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया हुई, नहीं अगर प्राप्त हुआ नए पदार्थ तो वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई। तो इसमें ऑप्शन बी देखिए, पानी का भाप बदलना कोई नया पदार्थ नहीं बना, भाप से वाटर बन सकता है, इसीलिए ये भौतिक परिवर्तन या भौतिक अभिक्रिया है। बाकी आप देखिए लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, कोयले का जलना, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट 88। एक अम्लीय घोल पीएच का मान क्या होता है? तो आपको पता है अम्ल है तो 7 से कम होगा, अगर क्षार है मीन्स आपका 7
7 से ज्यादा, 7 से कम। तो यदि 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा है मीन्स 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय होगा, और 7 होगा तो वो उदासीन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 88 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स किसमें भिन्न होते हैं? तो आइसोटोप जो होते हैं वो न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होते हैं। तो आइसोटोप जो होते हैं वो समस्थानिक होते क्या है? तो जिसमें परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, यही है, जिसमें परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। जिसमें परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। और इसमें किसी भी तत्व के आइसोटोप मीन समस्थानिक में किसमें भिन्न होता है? तो न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो आपका होगा 0.03% होता है। ठीक है, नाइट्रोजन कितना होता है? 78% होता है, याद रहेगा। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%, 20.96 देता है, ऑप्शन के हिसाब से आप देखिएगा, 20.96 या 21% ऑक्सीजन होता है। अगला प्रश्न है 91, 91 है क्या कि द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो द्विनाम पद्धति जीव का वैज्ञानिक नामांकन जिसमें दो शब्द होते हैं, इससे संबंधित है। और ये द्विनाम पद्धति जो है, ये कार्लोस लिनियस जो है अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर जो है उनकी पुस्तक, उसमें दो जगत में बांटा था। एक कौन सा था? प्राणी जगत, और दूसरा क्या था? जंतु जगत। तो यही द्विनाम पद्धति कार्ल लिनियस ने दिया था। एक प्रश्न बनता है, पांच जगत प्रणाली किसने दिया था? तो विटेकर ने दिया था। एक हम आपको बता रहे, नोट डाउन कीजिएगा, तीन जगत प्रणाली किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है कि अरस्तु ने पूरे समस्त जीव को दो समूह में बांटा था। एक कौन सा था? एक जंतु समूह था और एक वनस्पति समूह था। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट। अरस्तु भी दो पूरे जीव समूह को दो समूह सॉरी पूरे जीवों को दो समूह में बांटा था, एक जंतु समूह, एक वनस्पति। ठीक है, तो आपका पांच जगत का प्रणाली विटेकर, द्विनाम पद्धति कार्लिनियस, तीन जगत अर्नेस्ट हेकल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 92, निम्नलिखित में से कौन सा रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो खनिज की कमी के कारण आपका चुकंदर का केंद्र विगलन रोग होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका बोरोन की कमी के कारण। किसके कारण? ये बोरोन की कमी के कारण। आलू का बोलेगा अगर विगलन रोग किसके कारण होता है, ये कवक के कारण होता है। गन्ने का लाल रंग कवक के कारण होता है। कपास की मल्लानी या विल्ट रोग जीवाणु के कारण होता है। तो प्रश्न पूछा था कि कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो चुकंदर का केंद्र विगलन रोग। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी प्रकार आपका देखिए, मटर में मार्स रोग मैग्नीज के कारण होता है, नींबू में लिटिल लीफ रोग तांबा के कारण होता है, धान में खैरा रोग जस्ता के कारण होता है। तो ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93, लीवरवर्ट क्या है? तो ये एक ऐसी स्थलीय पादप जिसमें जड़, तना, पत्ती में विभेदन नहीं होता है। ये क्या है? जिसमें जड़, तना, पत्ती में विभेदन नहीं होता है। और ये जो है लिवरवर्ट, एक ब्रायोफाइटा पादप का उदाहरण है। किसका है ये? याद रखिएगा, पूछेगा किस जगत का है, तो ब्रायोफाइटा पादप का ये उदाहरण है। क्लियर हो गया? तो ब्रायोफाइटा जो होता है ये आपका उभयचर वर्ग का, सॉरी, हाँ, उभयचर एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है इसको। इसमें जाइलम फ्लोएम का अभाव रहता है। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94, पेनक्रियाज मेढक में पाई जाती है। पेनक्रियाज मेढक में पाई जाती है किसमें? तो ये हो जाएगा आपका अमाशय और ड्यूोडिनम के बीच में। पेनक्रियाज मेढक में कहाँ पाया था? अमाशय और ड्यूोडिनम के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 95, मेढक के हृदय में निम्नलिखित भाग होते हैं। तो मेढक के हृदय में दो आलिंद एक नीला, मतलब तीन चेंबर होता है। मेढक में कितने चेंबर होते हैं? तीन चेंबर। तो यहाँ कुछ आपको हम लिखवा रहे, नोट डाउन कर लीजिएगा। केचुआ में कितने चेंबर होते हैं? 8 चेंबर होता है। स्तनधारी में कितने होते हैं? 4 होता है। पक्षी में कितने होते हैं? 4 होता है। सरीसृप में कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। अपवाद में मगरमच्छ में 4 होता है। ठीक है, याद रहेगा। उभयचर वर्ग में बोलेगा कितने चेंबर होते हैं? कक्ष 4 होते हैं। ठीक है, मत्स्य वर्ग में बोलेगा कितना होता है? 2 होता है। तिलचट्टा में बोलेगा कितना चेंबर होता है? तो 13 होता है। मनुष्य में कितना होता है? 4 होता है।
मेढक में कितना होता है? तो 3 होता है। अभी देखिए ना, मेढक में कितना? 3, 2 अलिंद, 1 निलय, ऑप्शन 1। 96, एंडोस्टियम पाया जाता है। एंडोस्टियम किसमें पाया जाता है? हड्डियों के आंतरिक भाग में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है मीजोडर्म कोशा से। किससे होता है? मीजोडर्म कोशा से। और यहाँ पे एक ऊतक टर्म आया, तो ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। और ये हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया था? मेयर ने दिया था। लेकिन ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बीचट ने किया था। ऊतक शब्द बोलेगा किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था? बीचट ने। और हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया था? मेयर ने। तो 97 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 98 चलते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जाता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण? 98 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, कोशिका भित्ति के कारण, क्योंकि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, ग्रैना किसका घटक है? तो ग्रैना जो है आपका हरित लवक। ग्रेना जो कि है किसका? हरित लवक का घटक। ये ग्रैना क्या होता है? जब प्रकाश संश्लेषण का जो आपका डार्क रिएक्शन, डार्क रासायनिक अभिक्रिया है, वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में संपन्न होता है। इसी को हम लोग हिल रिएक्शन भी कहते हैं। लेकिन यदि आपको पूछे कि रासायनिक प्रकाश जो अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन क्लोरोफिल के कहाँ होता है? तो स्ट्रोमा में। और प्रकाश संश्लेषण का जो डार्क रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में होता है। तो दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन, कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती है किसमें? तो ये सुप्रा स्कैपुला में, ऑप्शन बी, सुप्रा स्कैपुला में। ये उपास्थि जो होता है ना, एक प्रकार का ये भी एक संयोजी ऊतक है। ठीक है। और उपास्थि के चारों ओर एक प्रकार का झिल्ली पाया जाता है। याद रखिएगा, उस झिल्ली का नाम है पेरिकॉन्ड्रियम झिल्ली। क्या नाम है? पेरिकॉन्ड्रियम झिल्ली। तो चलिए, आज आपका करीब करीब 25 प्रश्न आपका समाप्त हो गया। कैसा लगा सेशन? आप लोग जरूर कमेंट में बोलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और बताना है लास्ट, कि हमारा एक यूट्यूब चैनल चलता है। इसके साथ साथ एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे निःशुल्क आपको टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया जाता है। आप उसमें आकर जुड़कर देख सकते हैं कैसे टेस्ट होता है। उस ग्रुप का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।